इससे पहले कि टस्क उन्हें अपनी अचीवमेंट सुना पाता, वहां इग्रिस आ जाता है और बोलता है कि तुम सब इधर उधर क्यों भटक रहे हो। तब टस्क पीछे मुड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि किसने यह कहने की हिम्मत की कि मैं इधर उधर घूम रहा हूं, जबकि मैं अपने किंग की तरह दिखने वाले रोब का फैशन दिखा रहा हूं। आखिर किसने मुझसे ये कहने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही टस्क पीछे इग्रिस को देखता है, उसके पसीने आ जाते हैं और वो तुरंत इग्रिस को आई लव यू कमांडर बोलता है। इसके बाद इग्रिस बोलता है कि मैं हमेशा आपकी वफादारी को थैंक्स करता हूँ। टस्क पूछता है कि आप मुझे ढूंढने यहाँ किस लिए आए हैं। तब इग्रिस बोलता है कि ये जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जनरल रैंक के ऊपर के सभी सोल्जर्स को हमारे किंग के लिए चीयर करना चाहिए। इसके बाद इग्रिस और टस्क और कुछ सोल्जर्स जिन्वू और चाहे को देखने लगते हैं। जब जिन्वू इस टाइमलाइन में पहली बार चाहे से पेड़ के नीचे मिला था, उन्हें देखकर टस्क खुश होकर बोलता है कि फाइनली हमारे किंग लेडी चाहे से मिल ही गए, और इग्रिस हाँ बोलता है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी शैडो सोल्जर्स अपने किंग के लिए चीयर करने लगते हैं, जबकि टस्क खुशी से रोने लगता है। इसके बाद जिन्वू को देखकर इग्रिस अपनी सभी पुरानी बातें याद करने लगता है, ऐसी यादें जो अब तक हमें नहीं दिखाई गईं। और यहाँ से हम इग्रिस की जर्नी को देखने वाले हैं। इग्रिस सोचने लगता है कि वो जगह जहाँ मैं उनसे पहली बार मिला था, वो शैडो मोनार्क की पावर्स से बना एक स्ट्रेंज डिमेंशन था। जब मेरे पहले किंग ऐशबॉर्न ने उसे देखने की इच्छा की थी, तब वो एक इंसान था जो उनका वेसल बनने के लायक था, और मैं उसी समय समझ गया था कि ये मेरे लीग का आखिरी कमांड है। और उस वक्त मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अब मेरे लीग से मुझे दूर जाना पड़ेगा। और मेरे लीग जो रूलर्स को माफ करने के बाद वॉर से अपना इंटरेस्ट खो चुके थे, उनके पास कोई जरूर रीजन होगा कि वो एक आम इंसान में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और जब मेरे लीग ने उस इंसान को परखने का ऑर्डर दिया, तब मैंने उनका ऑर्डर मान लिया। मैंने उनके इरादे को नहीं पूछा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और फिर मैं अकेले उस अजीब डिमेंशन में खड़ा था उनकी क्वालिफिकेशंस का टेस्ट लेने के लिए। इग्रिस जब इस डिमेंशन में खड़ा था, वो सोच रहा था कि क्या इस दुनिया के लोग इस तरह के डिमेंशन को डंजन कहते हैं। मैं अब अपने उसी रूप में आ चुका हूँ जो मेरे लीग से मिलने से पहले था। आर्किटेक्ट ने लीग की पावर्स का यूज करके इस स्टेज को बेहतर कर दिया है। इग्रिस अब जाकर यहाँ के थ्रोन में बैठ जाता है और सोचता है कि मैं गेट के उस पार उनकी मौजूदगी को फील कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं आपका यहाँ वेट कर रहा हूँ। इग्रिस थ्रोन में कुछ इस तरह बैठे हुए जिन्वू का वेट कर रहा था। तभी वो सोचता है कि इस तरह बैठना क्या ये मुझे ज्यादा घमंडी नहीं बना देता, क्या ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगता। और जो इंसान टेस्ट के लिए यहाँ आ रहा है, उसमें लीग की कॉन्शियसनेस डाल दी गई है, तो ये कितना अजीब होगा कि मैं लीग के सामने थ्रोन पर बैठा हुआ दिख रहा हूँ। इग्रिस हड़बड़ी में सोचने लगता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए, जिसके बाद वो थ्रोन के एक साइड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू गेट को खोलते हुए थ्रोन वाले रूम में आता है। वहाँ साइड में खड़ा इग्रिस सोचता है कि तो ये वही इंसान है जिसे लीग ने चुना है। भले ही यह मिशन मुझे सौंपा गया लास्ट मिशन ना हो, फिर भी इस लड़ाई में लापरवाही करने का मेरे मन में कोई ख्याल नहीं था, और अगर ये इंसान कमजोर निकला तो ये मेरे हाथों मरेगा। इग्रिस अपनी सोर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि अब मैं उनका टेस्ट लूंगा कि क्या वो इस थ्रोन के लायक हैं या नहीं। इसके बाद उनके साथ मेरी फाइट शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मेरे मरने के पहले मेरे पास जो पावर्स थी, उससे भी सामना करने के लिए उनके पास ना तो कोई टैलेंट था और ना ही कोई एबिलिटी। वो सिर्फ मेरी सोर्ड से बचने में लगा हुआ था। जिन्वू को इस तरह देखकर इग्रिस सोचता है कि क्या वो मुझे अपने मजबूत हाथों से हराने की प्लानिंग कर रहा है। एक इंसान के लिए ये एक बहादुरी है। मुझे उनका जोश भरा ये नजारा पसंद आया था, लेकिन क्या उनके पास मुझसे बराबरी करने की स्किल्स है। फाइट करते हुए इग्रिस सोचता है कि चाहे उनकी बॉडी अभी तक लीग के लायक ना हो, फिर भी मैं उनकी इच्छा को सम्मान दूंगा। वो जिन्वू को हारते हुए देखकर यही सोचता रहता है कि कितना डिसअपॉइंटिंग है। आखिर इस कमजोर इंसान में लीग का वेसल बनने की क्वालिफिकेशंस कैसे हो सकती है। इग्रिस अटैक करते हुए यही सोच रहा था कि हार मान लो इंसान। और जब जिन्वू घायल होकर थ्रोन में बैठता है, तब इग्रिस सोचता है कि तुम्हारी वो पोजीशन नहीं है, मैं अब इसकी गर्दन काट दूंगा। वो सोचता है कि मुझे पहली और आखिरी बार अपने लीग के फेलियर होने से राहत मिली, क्योंकि अगर ये क्वालिफिकेशन के लायक नहीं है तो मेरे किंग थोड़ा और टाइम मेरे लीग बनकर रहेंगे। जैसे ही इग्रिस जिन्वू को खत्म करने वाला था, वो इग्रिस की सोर्ड पकड़ लेता है। यहाँ इग्रिस उसके सोर्ड रोकने पर नहीं, बल्कि ये देखकर हैरान था कि उसने इस सिचुएशन में भी अपनी जान के लिए हार नहीं मानी। इसके बाद जिन्वू अपना डैगर इग्रिस की एक आंख में घुसा देता है। ये देखकर इग्रिस सोचता है कि मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान से हार जाऊंगा जो मुझसे बहुत वीक है। इग्रिस समझ जाता है कि उसकी नजरें एक पल के लिए मेरे लीग की तरह थी। इग्रिस सोचता है कि मेरी और उसकी पावर्स में बहुत फर्क था। ये उसकी क्वालिफिकेशंस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट हुआ था। उसकी पावर्स मुझसे बहुत कम थी, फिर भी मैं उससे हार गया। क्या वो मेरी लापरवाही थी या फिर उसकी कभी ना हार मानने का चमत्कार। और आखिरकार इस तरह मैं उनसे हार गया। और जब इग्रिस शैडो सोल्जर के रूप में जिन्वू के साथ फाइट करता था, तब जिन्वू इग्रिस की हमेशा तारीफ करता था। इग्रिस सोचता है कि उन्होंने मुझे पाला था, और जब उन्होंने मुझसे बोला कि जब आपका ग्रेड बढ़ेगा तब हम बातें कर सकेंगे, तब मैंने उनके इस दयालु व्यवहार के लिए शुक्रिया फील किया। मेरे लिए वो मेरे मास्टर, एक दोस्त और एक साथी थे। मैंने उनके साथ कई लड़ाइयां लड़ी, जिससे मेरी लॉयल्टी उनके लिए गहरी होती गई। और धीरे धीरे मैंने अपने नए लीग को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उन्हें अपना
लीग मानकर सारी शिकायतें खत्म कर ली। उनकी आर्मी बाद में कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई जब उन्होंने ओरिजिनल शैडो आर्मी को शामिल कर लिया और यहाँ बेलियन जो मेरे पुराने साथी थे वो भी शामिल हो गए। लेकिन हमारे दोबारा मिलने की खुशी जल्द ही खत्म हो गई क्योंकि ड्रैगन किंग पृथ्वी पर आने वाला था। एक बार जब बेरू किंग के लिए आइलैंड में कासल बना रहा था तब बेलियन एक फ्लैग लेकर आता है और बोलता है कि अगर हम इसे कैसल के ऊपर लगा दें तो क्या ये किंग को पसंद आएगा। तब इग्रिस बोलता है कि तुम सच में इसे लगाना चाहते हो। तभी वहाँ बेरू आकर बोलता है कि क्या ये हमारे लीग के लिए एक फ्लैग है। यहाँ पर इग्रिस को बेरू और बेलियन की फाइट याद आती है और वो सोचता है कि जब बेलियन ने बेरू की पिटाई की थी वो सीन काफी मजेदार था। इसके बाद इग्रिस जिन्वू के उस पल के मजेदार रिएक्शन को सोचने लगता है जब जिन्वू ने कैसल और फ्लैग को देखकर बेरू और बेलियन दोनों को डांटते हुए उन्हें अपना सिर जमीन पर रखने के लिए बोला था। इसके बाद इग्रिस सोचता है कि जल्द ही हमारे डिटर्मिनेशन को मोनार्क्स के खिलाफ बैटल में यूज किया गया था। हमारे किंग धीरे धीरे बैटल में स्किलफुल होने लगे और हम भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। कप ऑफ रीइंकार्नेशन के साथ टाइम वापस लौटने के बाद भी लड़ाइयां जारी रहीं और इस तरह लगभग 30 सालों में हमने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, जिसके बाद केवल ड्रैगन किंग की आर्मी बची थी। और जब शैडो आर्मी का सामना ड्रैगन किंग से हुआ तब ड्रैगन किंग इग्रिस से बोलता है कि इग्रिस तुम पहले शैडो आर्मी के विंग हुआ करते थे लेकिन तुम अब उस मोनार्क के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो जो कभी इंसान हुआ करता था। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। इस पर इग्रिस सोचता है कि उसने सही कहा था लेकिन मैं उन्हें भूल गया था क्योंकि मेरे नए मास्टर के साथ मेरा टाइम इतना इज्जतदार था कि मैं अपने पुराने मास्टर को भूल गया था। इग्रिस सोचता है कि पता नहीं कब ऐसा हुआ कि मेरे पहले मास्टर मेरे दिमाग से गायब होने लगे। ग्रीड और आयरन जो इस टाइमलाइन में सब भूल गए और आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अब भी मेरे लीग के पास हूँ। मेरी फीलिंग्स मेरे नए लीग के लिए जुड़ गई हैं। मैं एक नाइट हूँ और मेरे लीग का सोर्ड हूँ, विंग्स में से एक जिसने शैडो आर्मी को लीड किया। इसके बाद जब एक बार जिन्वू के साथ इग्रिस पढ़ रहा था तब इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 नहीं 2 है। इसके लिए जिन्वू उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर इग्रिस सोचता है कि आपकी हेल्प कौन करेगा मुझे छोड़कर। ग्रैंड मार्शल बेलियन जो सिर्फ माउंटेन जैसा है या फिर कमांडर बेरू जो सिर्फ एक कीड़ा है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सिर्फ मैं ही वो टैलेंटेड आपका सर्वेंट हूँ जो नाइट एकेडमी से टॉप स्कोर से ग्रेजुएट हुआ है। इग्रिस मन ही मन खुश होते हुए फिर से पूछता है कि मैं आपकी और क्या हेल्प करूं मेरे लीग। तभी जिन्वू बोलता है कि लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ 1 है। तब इग्रिस सोचता है कि क्या 2 आंसर होने पर आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इग्रिस तुरंत पन्ने पलटने लगता है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो सोचता है कि ऐसा लगता है मेरे डिसिप्लिन में अभी भी कुछ कमी है। मैं मेरे लीग के लिए और ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं मेरे लीग का नाइट और सोर्ड हूँ। मेरे लीग का बैटलफील्ड मेरा भी बैटलफील्ड है। और अंत में इग्रिस सोचता है कि जब भी मेरे लीग न्यू बैटलफील्ड में कदम रखते हैं ऐसा लगता है ये शानदार जिंदगी थोड़ी और देर के लिए जारी रहेगी। और अब यहाँ पर इग्रिस की यादें खत्म होती हैं। इसके बाद हम तब का सीन देखते हैं जब जिन्वू ने दुनिया को 10 साल पीछे किया था और जब वो इस टाइमलाइन में उठता है तब वो अपनी माँ बहन और डैड को देखता है। उनसे बातें करने के बाद जब वो वहाँ से जाता है तब जिन्वू के डैड न्यूज़पेपर के पीछे अपना मुंह छिपाकर रोने लगते हैं क्योंकि संग इल्हान को पिछली टाइमलाइन की सभी बातें याद थी और वो अच्छी तरह से जानता था कि जिन्वू ने इस दुनिया को बचाने और मोनार्क से अकेले फाइट करने के लिए समय को पीछे किया है। इसीलिए इल्हान भी रूलर के वेसल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वेसल उन्हें बताता है कि शैडो मोनार्क ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। वेसल पूछता है कि आप उनसे क्यों छिपा रहे हैं कि आपको सब याद है। इल्हान उसे बताता है क्योंकि वो यही चाहता है कि मुझे कुछ याद ना रहे। इसके बाद रूलर का वेसल बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो रूलर्स इसमें अब और शामिल नहीं होंगे और इस दुनिया में ये मेरा अंत होगा। वो बोलता है कि रूलर्स शैडो मोनार्क जिन्वू और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा क्या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकता हूँ। तब इल्हान उससे बोलता है कि तुम मेरी पिछली यादों को मिटा दो, मुझे कुछ याद नहीं है। इस बात का नाटक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्द समझ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं एक नॉर्मल पिता बनना चाहता हूँ जिसे अपने बेटे की चिंता है क्योंकि मेरे लिए जिन्वू सिर्फ शैडो मोनार्क नहीं बल्कि वो मेरा प्यारा बेटा है। जिसके बाद रूलर का वेसल इल्हान की पिछले टाइमलाइन की सारी यादें मिटा देता है। इसके बाद हम एक दूसरे रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स वेलकम पार्टी कर रहे थे। यहीं पर हम इस टाइमलाइन में पहली बार जिन्हों को देखते हैं जिसे ये रेस्टोरेंट जाना पहचाना लग रहा था, जिन्हों सीनियर्स के सामने अजीब फील कर रहा था। तभी वहाँ जिन्वू आता है और उसे देखकर तुरंत सारे सीनियर्स निकल लेते हैं और वो जिन्हों के पास आकर बैठता है। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम मेरा नाम ले सकते हो। उसका नाम लेते हुए जिन्हों सोचता है कि इसे इस तरह से बुलाना इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे मेरा नाम कैसे पता। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम जिन्वू को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। उसी रोड में जिन्वू के सामने से लीजू ही निकलती है। जिन्वू को देखते ही वो उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन जिन्वू उससे नहीं बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। लीजू ही पिछली टाइमलाइन में एक बी रैंक हीलर हंटर थी जो जिन्वू की सबसे पुरानी दोस्तों में से एक है और वो जिन्वू को पसंद करती थी। आपको याद होगा डबल डंजन के पहले इंसिडेंट में जूही भी जिन्वू के साथ गई हुई थी।
अब यहाँ जिन्वू के नहीं बोलने पर जूही सोचने लगती है कि मैंने एक अजनबी से बात क्यों की। जूही हैरान थी कि वो सोच रहा होगा कि मैं उसे लाइन मार रही हूँ, और दोनों ही अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर का सीन देखते हैं। एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में आता है जहाँ सिक्योरिटी एजेंट्स लगे हुए थे, और इस रूम में गोगन ही एडमिट था। डॉक्टर के अंदर आते ही गोगन ही उससे उठने के लिए हेल्प मांगता है। जैसे ही डॉक्टर उसे उठाता है, वो बगल में रखी एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल देखकर पूछता है कि आखिर ये क्या है चेयरमैन। जिन्वू हॉस्पिटल में गोगन ही को एलिक्सिर ऑफ लाइफ देने के लिए ही आया था। इसके बाद गोगन ही डॉक्टर को बताता है कि एक जवान लड़का यहाँ आया था और ये बॉटल देकर चला गया। डॉक्टर बोलता है कि सिक्योरिटी एजेंट्स इस रूम के बाहर ही हैं, पर वो यहाँ बॉटल देकर चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। गोगन ही उसे बताता है कि जो उस जवान लड़के ने मुझसे कहा, उस बात पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। उसने कहा कि दूसरी टाइमलाइन में मैंने उसके साथ मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई लड़ी थी, और उस बात के लिए वो मुझे यहाँ इनाम देने के लिए आया था, और फिर वो एकदम से गायब हो गया। और उसने बोला था कि इस बॉटल के अंदर जो कुछ है, अगर मैं उसे पी लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर गोगन ही से वो पीने के लिए मना करता है। तब गोगन ही बोलता है कि मैं अब थक गया हूँ। वो डॉक्टर से एक सवाल पूछता है कि अगर मैं इसे नहीं पीता तो मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इस पर डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद गोगन ही एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल खोलकर पी लेता है और आराम करने लगता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है, उसे साफ आसमान दिखाई देता है। गोगन ही अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे अब अच्छा फील हो रहा था। वो खुद पर सूरज की गर्म रोशनी फील करता है। काफी साल अब बीत जाते हैं। जिन्वू अब क्राइम डिटेक्टिव बन चुका था। इसके बाद हम सियोल के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां एक न्यू इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ली आता है। ली सोचता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि सेंट्रल पुलिस वायलेंट क्राइम डिपार्टमेंट में एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसे लोग गोस्ट कहते हैं, क्योंकि वो अपने केस के साथ दूसरे डिटेक्टिव के मुश्किल केस भी सॉल्व कर देता है। उसके क्रिमिनल को पकड़ने का चांस 200% रहता है। उसके लिए खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ना जैसे बच्चों का खेल हो। ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर उससे पूछता है कि तो तुम वो नए बंदे हो? वो हाँ बोलते हुए बताता है कि डिपार्टमेंट चीफ ने मुझे बताया कि मैं मिस्टर संग के साथ काम करूंगा। तब ऑफिसर बोलता है कि अच्छा, तो तुम गोस्ट के साथ काम करने वाले हो। ये सुनकर ली को पसीने आ जाते हैं, और तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या ये नया बंदा है? वो बताता है कि हाँ, इसका नाम ली है। जिसके बाद जिन्वू उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ली पूछता है कि सर, हम कहाँ जा रहे हैं? जिन्वू उसे बताता है कि हम बुरे लोगों को पकड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पुलिस ऑफिसर बने हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन्वू के साथ काम करते करते ली का हाल कुछ ऐसा हो चुका था। तभी स्टेशन में जिन्वू एक लेडी को बहस करते हुए देखता है, जो ऑफिसर से बोल रही थी कि वो ऐसी नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी जिन्वू वहाँ जाकर रिपोर्ट चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि एक लड़की बाथटब में मरी हुई मिली, जिसकी मौत का कारण एक बड़ी चोट और खून का बहना था। जिस चाकू से हाथ काटा गया था वो बाथरूम में मिला, और कमरे में किसी और के फिंगरप्रिंट का भी कोई निशान नहीं था। मरने वाली लड़की काफी हंसमुख थी, लेकिन अंदर से डिप्रेशन में थी। रिपोर्ट देखने के बाद जिन्वू उनसे बोलता है कि सब क्लियर है, लेकिन मैं एक बार खुद जाकर सब कुछ देखना चाहता हूँ। इसके बाद जिन्वू उसी क्राइम सीन वाले घर में जाता है जहाँ केस वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया था। जिन्वू घर में आने के बाद बाथटब के पास आता है जहाँ उस लड़की के खून के निशान थे। जिन्वू ब्लड की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है कि पहले मुझे शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ खून की एक बूंद ही काफी है। इसके बाद जिन्वू अराइज बोलता है और मरने वाली लड़की की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्वू उससे बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जिंदगी और मौत से आगे बढ़ चुकी हो। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया, जिसके बाद वो लड़की उसे सब बता देती है। इसके बाद जिन्वू उस लड़की के डैड के घर जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के केस के बारे में कुछ पता चला है। वो दरवाजा खोलते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई है? जिन्वू बोलता है कि सब कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। इसके बाद वो जिन्वू को अपने साथ बुलाता है और उसे सब बताता है कि वो उसकी असली बेटी नहीं थी, फिर भी वो उससे कितना प्यार करता था, और वो आंसू बहाकर रोने लगता है। जिसके बाद जिन्वू उसे उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये उन सब क्रूएल्टी का प्रूफ था जो उसने अपनी बेटी के साथ किए थे। इसीलिए वो इस जगह से दूर चली गई थी। फिर भी उसके डैड उसे मैसेज करते रहते थे, और इसीलिए इन सब से तंग आकर अंत में उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो, पुलिस बुलाकर मुझे पकड़ा दो। तब जिन्वू बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि तुम अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, और दूसरा ऑप्शन, अगर तुम अपने क्राइम को कबूल नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो जिन्वू से पूछता है कि कितनी कीमत, जिसके बाद जिन्वू उसे बोलता है कि अभी तुम जिस दुनिया में हो वो दुनिया मैंने बनाई है, जो कि बाहर की दुनिया की तरह दिखती है। ये मौत की दुनिया है, और आज से तू इस जगह में बंदी बनकर रहेगा। तभी जिन्वू उसके सामने उसकी बेटी को समन करता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसे ये सब सपना लग रहा था। वो पूछता है कि ये सब क्या है। तभी शैडो सोल्जर उस क्रिमिनल को बहुत ज्यादा बुरी तरह खत्म कर देते हैं, और वो लड़की जिन्वू को थैंक्स मोनार्क बोलती है। जिन्वू बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? वो लड़की बोलती है कि ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं? इसके बाद जिन्वू पुलिस स्टेशन में आता है और केस करने वाली लड़की को एक बॉक्स देते हुए बोलता
बोलता है कि मुझे जिन ने आपको ये देने के लिए बोला है, इस लेटर में तुम्हारा नाम लिखा है, मुझे लगता है कि वो ये तुम्हें देना चाहती थी। इसके बाद वो जिनवू को थैंक यू बोलती है। जिनवू सैड होते हुए सोचता है कि सिर्फ 1 घंटे पहले उसने अपना हाथ काटा था। अगर उसे उसके डैड का मैसेज नहीं मिला होता तो दोनों साथ में बर्थडे मना रहे होते। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। एक रेस्टोरेंट में हम जिन्हो और जिनवू को देखते हैं, जहाँ जिन्हो बताता है कि मैं जिन्हा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। वो रिंग दिखाते हुए पूछता है कि क्या जिन्हा इसे पसंद करेगी। वह बताता है कि इसके अलावा मैं उसके लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। लेकिन जिनवू उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं है, तुम एक महान इंसान हो और तुम्हें ऐसे ही रहना है। यह सुनकर जिन्हो इतना खुश हो जाता है कि वो रोने लगता है और जिनवू को गले लगा लेता है। इसके बाद हम जिनवू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वो शाम को वापस आता है। जिनवू के आते ही जिनवू का लड़का उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे चाहे ने गोद में पकड़ा हुआ था। दरअसल चाहे और जिनवू की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी हो चुका है, जिसका नाम सूहो संग है। जिनवू जैसे ही सूहो को अपनी गोद में लेता है, वो देखता है कि इग्रिस और बेलियन आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ बेलियन बोलता है कि हमें छोटे लॉर्ड को तलवारबाजी सिखानी चाहिए, लेकिन इग्रिस का मानना था कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इग्रिस बोलता है कि इस दुनिया में तुम्हारे ग्रेड ही तुम्हारी स्किल है। तब जिनवू बोलता है कि तलवारबाजी और पढ़ाई दोनों जरूरी है, लेकिन तुम इसे अपना पहला कदम तो उठाने दो। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ जिनवू को जिनचुल अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बताता है गोगनही अब एक गंभीर स्थिति में है। जिसके बाद जिनवू एक बार फिर गोगनही को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे ही जिनवू उसके सामने आता है, गोगनही अपनी आंखें खोलता है। जिनवू उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है, जिसके बाद गोगनही बोलता है कि तुम फिर से आ गए यंग मैन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं काफी समय से तुम्हारी तलाश कर रहा था। जिनवू उसे ठीक करने के लिए फिर से एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है, लेकिन गोगनही बोलता है मैंने एक लंबा जीवन जिया है और तुम्हारी दवाई की वजह से इन 10 सालों में मैंने वो सब कर लिया जो मुझे करना था। यही मेरे लिए काफी है। मैं सचमुच में तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ मैं तुम्हारे साथ लड़ता था, तो क्या तुम प्लीज मुझे वो दुनिया दिखा सकते हो? मुझे दिखाओ कि मैं उस समय कैसा दिखता था और तुम कैसे दिखते थे। तब जिनवू बोलता है कि ये सब वो यादें हो सकती हैं जिन्हें तुम याद नहीं करना चाहते। तब गोगनही बोलता है कि मैं बस उन यादों को फिर से खोजना चाहता हूँ जो मैंने खो दी है। जिसके बाद जिनवू गोगनही की बात मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर पिछली टाइमलाइन की सारी यादें उसे दिखा देता है और शुरू से लेकर अंत तक गोगनही को सारी बातें याद आ जाती हैं। और ये सब देखने के बाद गोगनही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने मरते टाइम गोगनही बोलता है कि एक बार फिर से मैं उसी तरह तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसे यंग हीरो के साथ। इस सूरज की रोशनी की गर्मी में मैं भले ही ठंडी लाश बन जाऊं, लेकिन ये सम्मान मेरी यादों में रहेगा हमेशा के लिए। और यहीं पर रोते हुए गोगनही की डेथ हो जाती है और ये देखकर जिनवू काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो उनके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि इनकी आत्मा को शांति मिले। आप जिन्होंने अनेक लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, आप भी एक हीरो हैं। इसके बाद जिनवू वहाँ से बाहर निकलता है और तभी चाहे का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर जिनवू बोलता है कि क्या हुआ सूहो के साथ। चाहे घबराते हुए उसे बताती है कि सूहो उड़ रहा है और वो घर के चारों तरफ घूम रहा है। और ये देखकर बेलियन और इग्रिस खुद हैरान थे। जिनवू सोचता है कि हर एक चीज की शुरुआत और उसका अंत होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है जो अंत से शुरू होती है। इसके बाद जिनवू चाहे को बताता है कि हनी आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अंत में हम चाहे को देखते हैं जो रोते हुए घर की सफाई कर रही थी। सूहो अभी भी उड़ रहा था। उसे देखकर बेलियन बोलता है कि छोटे लॉर्ड उड़ सकते हैं, उसे लड़ना सिखाना चाहिए। इस पर इग्रिस बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके उड़ने का मतलब है कि वो बड़े होने पर एक अच्छे पायलट बनेंगे। स्टार्टिंग में हम सूहो को बेरू के साथ खेलते हुए देखते हैं। बेरू हैरान था कि ये मुझसे जरा सा भी नहीं डरता। उसे देखकर बेरू को जेजू आइलैंड की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जेजू आइलैंड में जब खाने को कुछ नहीं था, तब एंट्स ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। क्वीन देखती है कि ये आइलैंड अब एंट किंगडम के रहने के लायक नहीं बचा है, इसीलिए वो सोचती है कि मुझे अपने किंगडम को लीड करने के लिए सबसे पावरफुल सोल्जर चाहिए। और तब उसने बेरू को सबसे पावरफुल बनाया, जो वहाँ के सबसे बड़े अंडे में से निकलता है। क्वीन ने उसे ऑर्डर दिया कि हमारे दुश्मनों का डर कम कर दो, जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और जब जेजू आइलैंड की रेड हुई थी, तब बेरू ने वहां आते ही नेस्ट के बाहर के ज्यादातर एस रैंक जापानीज हंटर्स को 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया था। उसके सामने एस रैंक हंटर्स कीड़े की तरह थे। इसके बाद वो नेस्ट के अंदर आते हुए बोलता है कि बाहर कोई किंग नहीं है। बेरू यहाँ सोचता है कि मैं सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ था, यहाँ हर जिंदा चीज मुझसे डरती है। और जब बेरू के सामने जिनवू आकर बोलता है कि लगता है कि यह कीड़ा बात कर सकता है, तब बेरू सोचने लगता है कि यह पहली बार है जहाँ मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जो मुझसे नहीं डरता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। बेरू सूहो को देखते हुए सोचता है कि तब से काफी वक्त हो गया है एक इंसान के लिए जो मेरे होने से बिल्कुल नहीं डरता। सूहो बार बार बेरू का पीछा कर रहा था। बेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। सूहो अभी सही से बोल नहीं पाता था, इसीलिए वो एंट को एंच एंच बोलते हुए बेरू का पीछा करता रहता है। थक हार कर बेरू वहाँ से उड़कर दूर बैठ जाता है और बोलता है कि कितनी अजीब बात है, ये छोटे लॉर्ड मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं। तभी बेरू के पीछे से इग्रिस बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि कोई तुमसे नफरत करे। एक एंट जो इंसानों से भी बड़ा
बड़ा है, उड़ सकता है और बात कर सकता है, तो आखिर कौन बच्चा उससे नफरत करेगा। ये सुनकर बेरू सोचने लगता है कि अच्छा तो इसीलिए छोटे लॉर्ड मुझे पसंद करते हैं। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बेरू तुरंत शैडो वर्ल्ड की दुनिया के उस इलाके में जाता है जहां ड्वार्फ्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेरू ड्वार्फ से बोलता है कि हमें अपना प्लान थोड़ा बदलना पड़ेगा, मुझे किंग के स्टैचू में कुछ बदलाव करने हैं। ड्वार्फ हैरान होते हुए बोलता है कि ये फ्रेश स्टैचू आपने ही कुछ महीने पहले लीग के बर्थडे पर बनवाया था, जब वो 32 साल के हुए थे। तब बेरू बोलता है कि मैं उसे हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल मुझे उसमें कुछ बदलाव चाहिए। इसके बाद बेरू बोलता है कि इसे इस तरह से बनाओ और उसे उस तरह से। तब ड्वार्फ बोलता है कि ये पॉसिबल है और मुझे लगता है कि इस तरह से ये स्टैचू और भी मस्त हो जाएगा कमांडर, लेकिन बात ये भी है कि इसके लिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। ड्वार्फ बेरू से पूछता है कि क्या मैं उन डीमंस को भी काम पर लगा सकता हूँ जिन्होंने डीमन स्टैचू बनाया था। दरअसल ड्वार्फ रेडरू क्लैन के डीमंस की बात कर रहा था। इसी क्लैन ने डीमन कासल में जिन्वू को मारने के लिए डीमन प्रिंसेस को भेजा था। ड्वार्फ के पूछने पर बेरू डीमन को काम पर लगाने की मंजूरी दे देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे किसी चीज का ख्याल रखने के लिए अभी यहाँ से जाना होगा। इसके बाद हम जिन्वू के बड़े से नए घर का सीन देखते हैं जहाँ कुछ क्रिमिनल्स जिन्वू के घर पर चोरी करने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि जिन्वू की वजह से हमारा गैंग बंद हुआ, उसने हम पर कई बार अटैक किया और बात बराबर हो जाएगी जब हम भी उस पर अटैक करेंगे। वो सब कार से उतरकर सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतने बड़े घर में एक भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ये तो हमें चोरी करवाने के लिए इन्विटेशन देने जैसा है। तभी एक चोर के नीचे हम शैडो को देखते हैं। अब उन क्रिमिनल्स का लीडर आगे बढ़ते हुए अपने एक साथी से पूछता है कि दूसरा बंदा कहाँ गया। उसे लग रहा था कि वो भाग गया और वो उस पर चिल्लाने लगता है। इन चोरों को नहीं पता था कि बेरू उसके पीछे खड़ा है जिसने उसके साथियों का काम तमाम कर दिया है। तभी बेरू पीछे से उस चोर का मुंह दबाकर पकड़ लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। बेरू उसे पीछे घसीटते हुए बोलता है कि छोटे लॉर्ड अभी सो रहे हैं, ये कोई वक्त नहीं कि बिन बुलाए मेहमान उन्हें आकर डिस्टर्ब करें। बेरू उसके बगल वाले साथी को भी निपटा चुका था। उस चोर के मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। बेरू बोलता है कि मुझे लीग का भरोसा और छोटे लॉर्ड की दिलचस्पी पसंद है। इसके बाद बेरू उसका भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां रेडरू क्लैन के किंग और प्रिंसेस के साथ डीमंस, ड्वार्फ्स और ऑर्क्स सभी मिलकर कमांडर बेरू द्वारा दिए गए स्टैचू के काम को पूरा कर देते हैं। सभी सोल्जर्स स्टैचू को देखकर चीयर कर रहे थे। तभी वहां बेरू आता है। उसे देखकर ड्वार्फ बोलता है कि ये कैसा है कमांडर, आपने जैसे कहा था हमने इसे बदल दिया है। बेरू बोलता है कि ये अमेजिंग है, मुझे यकीन है कि मेरे लीग को ये जरूर पसंद आएगा। बेरू के साथ सभी एंट सोल्जर्स भी चीयर करने लगते हैं। इसके बाद बेरू बोलता है कि जब कभी छोटे लॉर्ड इस जगह पर आएंगे तो मुझे यकीन है कि उनके लिए इस गिफ्ट का बहुत मतलब होगा। तभी बेरू को पीछे से छोटे लॉर्ड की आवाज आती है और वो पूरी तरह हैरान हो जाता है और जैसे ही बेरू पीछे मुड़ता है वो देखता है कि छोटे लॉर्ड सच में यहाँ आ चुके हैं। सूहो फिर से बेरू को एंच बोलने लगता है। उसे यहाँ देखकर सभी सोल्जर्स चुप हो जाते हैं। वो बेरू को एंच एंच बुलाते हुए फिर से पीछे पड़ जाता है और बेरू फिर वहाँ से उड़ जाता है। सच में ये सीन काफी मजेदार है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद हम सूहो के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ चाहे इनको प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है। प्रिंसिपल चाहे को एक ड्राइंग दिखाती है जो सूहो ने बनाई थी। प्रिंसिपल बोलती है कि ये ड्राइंग उसने तब बनाई जब उसकी टीचर ने उसे एक दोस्त की ड्राइंग बनाने को बोला। चाहे इन ड्राइंग देखकर हैरान होते हुए सोच रही थी कि देखा जाए तो वो एंट दो पैर पर खड़ी है। इसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि और भी काफी ड्राइंग्स हैं। ये वाली उसने तब बनाई जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पास और कोई दोस्त हैं। इसे देखकर चाहे को पसीने आ रहे थे। प्रिंसिपल बोलती है इस ड्राइंग में उसने अपनी फैमिली को बनाया है और इस ड्राइंग में उसने अपने पूरे घर और फैमिली को बनाया है। प्रिंसिपल बोलती है कि ऐसा पहली बार है कि हमने किसी बच्चे के दोस्त और परिवार को इस तरह से देखा है। इसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि उसके बिहेवियर को देखते हुए ऐसा भी नहीं लगता कि उसे बुली किया जा रहा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सूहो के पास आर्ट का यूनिक टैलेंट हो। इस बात पर चाहे भी उसे हंसते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां जिन्वू पहली बार अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पहले वो हमेशा प्रमोशन को रिजेक्ट कर देता था। इसीलिए उसके साथ ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी भी चीज की चाह नहीं है, जैसे पैसे या प्रमोशन। ये सुनकर जिन्वू सोचने लगता है कि तुम यकीन नहीं करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि जब मैं तुमसे भी बहुत छोटा था तब मैं इतने पैसे कमाता था जितना एक लार्ज लॉ फर्म भी नहीं कमाता। इसके बाद शाम को हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ चाहे इन जिन्वू को ड्राइंग दिखाते हुए प्रिंसिपल की सारी बातें बताती है। जिन्वू हैरान होकर बोलता है कि ऐसा 5 साल का बच्चा कहाँ होगा जो एक एंट की इतनी अच्छी तरह से ड्राइंग बना सके। तुम ये सोचना कि हमारे बेटे के पास ड्राइंग का टैलेंट है। तब चाहे बोलती है कि क्या ये मजाक है, लास्ट वाली ड्राइंग देखो। इसके बाद चाहे इन बोलती है कि सूहो ने मुझे बताया कि काली जमीन पर बहुत बड़े डैडी हैं। क्या इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तब जिन्वू बोलता है कि नहीं, मैं तो बस कुछ मजेदार सोच रहा था। इसके बाद चाहे बताती है कि बाकी बच्चे सूहो से डरते हैं और जब भी वे सूहो के करीब आते हैं उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये तब भी होता है जब उसे कोई परेशान भी नहीं करता। तब जिन्वू समझ जाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चों के सेंसेस एडल्ट्स के मुकाबले प्योर होते हैं, इसलिए वो तेज लोगों की पावर्स को फील कर सकते हैं। बच्चे सूहो से इसीलिए डर रहे हैं
क्योंकि वो शैडोज को फील कर सकते हैं। जिनवू सोचता है कि क्योंकि मेरे पास ये पावर्स हैं, इसलिए ये किसी बड़ी मुसीबत में नहीं बदली। आमतौर पर दूसरी दुनिया के भगवान सब कुछ खत्म करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सर्वेंट के अंदर एक खतरनाक वेपन छिपाते हैं, और अगर शैडो मोनार्क की पावर्स धीरे धीरे सूहो के अंदर बढ़ रही है, जिसने अनजाने में ये पावर्स विरासत में पाई है, तो उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिनवू सोचता है कि जब तक सूहो उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जहां वो अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज कर सके, तब तक उसके अंदर की इस पावर को दबाने की जरूरत है। इसके बाद जिनवू चाहे से बोलता है कि मैं कुछ वक्त के लिए शैडो सोल्जर्स और उनकी पावर्स के बारे में सूहो की यादें बंद करने जा रहा हूं, और तब तक सूहो बाकी लोगों की तरह बिना किसी मुश्किल के रह सकता है। तभी वहां बेरू आता है और जिनवू उसे सूहो की ड्राइंग दिखाता है। ड्राइंग देखकर बेरू उदास हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि मेरे लिए क्या मैं आखिरी बार छोटे लॉर्ड को अलविदा कह सकता हूँ। इसके बाद बेरू रोते हुए गेट के पास जाता है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उसके पास जाकर बोलता है कि छोटे लॉर्ड, मैं सभी शैडो सोल्जर्स की तरफ से आपको अलविदा कहने आया हूँ। बेरू देखता है कि सूहो सोते हुए भी जनरल एंच बोल रहा है। इसके बाद बेरू खड़े होते हुए बोलता है कि छोटे लॉर्ड की सेवा करना काफी गर्व की बात थी। हमारी अगली मुलाकात तक आप ठीक रहना छोटे लॉर्ड। लाखों शैडो सोल्जर्स उदास हो चुके थे, जहाँ इग्रिस बोलता है कि छोटे लॉर्ड, भले ही मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़ाई में ध्यान लगाना। बेलियन भी बोलता है कि अपना ख्याल रखना छोटे लॉर्ड। सभी सोल्जर्स सूहो को अलविदा कहते हैं। इसके बाद जिनवू सूहो को स्वीट ड्रीम्स बोलते हुए उसकी पावर्स को दबा देता है और शैडो सोल्जर्स के साथ वाली उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है। इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं, जहां सूहो अब बड़ा हो चुका था। वो अब हाई स्कूल जाने लगता है। एक दिन हम उसके स्कूल के क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे। तभी एक नया बंदा इन स्टूडेंट्स से दोस्ती करता है, जो कि पहले सूहो के साथ स्कूल में था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये बंदा सूहो को देखकर जल रहा था, क्योंकि सूहो लड़कियों से बातें कर रहा था। तभी सूहो उनकी तरफ देखने लगता है। उसे इस तरह लगातार उनकी तरफ देखते हुए इसे गुस्सा आ जाता है और ये सूहो को मारने की सोचता है। लेकिन नया वाला बंदा उससे बोलता है कि मैं और वो एक ही स्कूल में थे, वो काफी खतरनाक है, उसे अकेले छोड़ना ही सही होगा। ये सुनकर ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है, तब ये बंदे अपने ही उस नए साथी को पीटने लगते हैं, जिसने बोला था कि सूहो खतरनाक है, जिसे कोई टच भी नहीं कर सकता। तब ये बोलता है कि वो स्कूल का सबसे पावरफुल बंदा है। इस बात से ये और भी चिढ़ जाता है और उसे और भी मारते हुए बोलता है कि अगर ऐसा होता तो उसके बारे में चर्चा हो रही होती। तभी वहाँ सूहो आ जाता है और अपने साथ में पढ़ने वाले लड़के को पहचान लेता है और बोलता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगी। इससे पहले कि ये बंदे सूहो की बात समझ पाते, सूहो पीछे वाले को एक किक लगा देता है और वो दूर उड़कर गिरता है। इसके बाद सूहो आसानी से उन लोगों को पीटना स्टार्ट करता है, यहाँ तक कि सूहो अपना हाथ भी यूज नहीं कर रहा था और वो जल्द ही उन तीनों को कूटकर ढेर कर देता है। अगले दिन जब सूहो स्कूल आता है, तब क्लासरूम में उसे टेबल गंदी दिखती है। वो अब बोरिंग फील कर रहा था। सूहो को बार बार फील हो रहा था कि वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग चीजों के बारे में जानता है। सूहो बोर हो रहा था, इसीलिए वो इंटरनेट कैफे जाने के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, वो देखता है कि गेट नहीं खुल रहा है, इसीलिए वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। सूहो जैसे ही बाहर देखता है, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया रुक चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स रुक चुके थे, जैसे दुनिया को पोज कर दिया गया हो। सूहो हैरान था कि समय रुक गया है, आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। ये देखकर सूहो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है। पहले वो सोचता है कि मोम हमेशा कहती हैं कि मैं डैड का ख्याल रखूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर डैड यहाँ होते तब वो क्या करते, ये सोचकर वो खुश हो जाता है। जिसके बाद सूहो अपना बैग उतारता है और अंदर जाने लगता है। अंदर आने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। उसके अंदर आने के बाद वो पोर्टल गायब हो जाता है। वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था, इसीलिए सूहो सोचता है कि मुझे आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा। सूहो वहाँ रखी फ्लैम्बो को लेकर आगे जाने लगता है, जहाँ उसे कई वेपन दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक कुल्हाड़ी के पास जाता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि इस कुल्हाड़ी का नाम लाइटनिंग हालबर्ड है और इसे यूज करने के लिए रैंक 20 होनी चाहिए, जिसकी अटैक पावर 160 है और माना के साथ इसका यूज करने पर इसमें से थंडर अटैक होता है। नोटिफिकेशन देखकर सूहो चौंक जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे दूसरे वेपन की नोटिफिकेशन आती है। सूहो सोचता है कि ये तो एक गेम जैसे लग रहा है, क्या ये मुझे एक वेपन चूज करने को बोल रहा है। सूहो जैसे जैसे वेपन की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ रखे सभी वेपन्स की नोटिफिकेशन उसे दिखाई दे रही थी। सूहो सोचता है कि यहाँ तो लेवल के हिसाब से वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो अगर मैं अपने लेवल को बढ़ा लेता हूँ तो मैं हाई लेवल के वेपन को चूज कर पाऊंगा। आगे वो और भी वेपन्स को देखते हुए सोचता है कि ये यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि शायद ये खराब हो चुके हैं। इसके बाद वो डैगर्स को देखते हुए सोचता है कि इन डैमेज दिखने वाले वेपन्स को कौन ही लेना चाहेगा। तभी उसकी नजर गॉन्टलेट पर पड़ती है। इसके बाद वो वहाँ रखे नाइफ्स को देखता है। वो उन सभी नाइफ्स को उड़ाते हुए सोचता है कि ये मजेदार होने वाला है, क्योंकि सारे नाइफ्स पुराने हो चुके हैं, इसीलिए मैं उनके साथ
साथ खेल सकता हूँ। इसके बाद सूहो उस गॉन्टलेट को पहन लेता है जो कि लेवल 1 ई रैंक का था और यहाँ एक प्लेयर के रूप में सूहो का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि अभी फर्स्ट लेवल पर था और सिस्टम ने उसे यंग मोनार्क का टाइटल दिया। अब सूहो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो अपने दोनों तरफ कई स्टैचूज को देखता है जिन्होंने हाथ में सोर्ड पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही सूहो कुछ दूर जाता है एक स्टैचू उस पर पीछे से अटैक करता है। सूहो तुरंत उसे देख लेता है और गॉन्टलेट की हेल्प से इस अटैक को रोक लेता है। वो उसे पीछे की तरफ फोर्स करता है और गॉन्टलेट के साथ एक पंच लगा देता है। जैसे ही वो स्टैचू डिस्ट्रॉय होता है नोटिफिकेशन आ जाती है कि लेवल इंक्रीज्ड हो चुका है। सूहो सोचता है कि ये चीज हिल भी सकती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसे स्टैचूज वहां बहुत सारे थे, जिसके बाद वहां के सारे स्टैचूज सूहो की तरफ आने लगते हैं। सूहो केवल गॉन्टलेट के साथ ही उन सभी से फाइट करने लगता है। जैसे जैसे वो स्टैचूज खत्म हो रहे थे उसका लेवल भी बढ़ रहा था, लेकिन तभी दोनों तरफ से बहुत सारे स्टैचूज आने लगते हैं और सूहो एक बार फिर उनसे फाइट करने लगता है। उन्हें खत्म करते करते वो 19वें लेवल पर आ चुका था। सूहो सोचता है कि अगर मैं इन आर्मर से बने मॉन्स्टर्स को हराऊंगा तो मेरा लेवल बढ़ेगा। ये सच में गेम जैसा है। लगता है मेरी पावर बढ़ रही है क्योंकि उनके एक साथ आने पर भी मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सूहो को समझ नहीं आ रहा था कि इन मॉन्स्टर्स का लेवल मुझसे ज्यादा था तो मैंने इन्हें कैसे हरा दिया। वो गॉन्टलेट के माना को देखकर सोच रहा था कि क्या इसकी पावर की वजह से ऐसा हो पाया है। उन्हें हराने के बाद सूहो एक बड़े से गेट के पास जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ा और पावरफुल बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो गेट खोलता है जहाँ उसे जलती हुई फ्लेम दिखाई देती है और इस रूम के थ्रोन पर कोई और नहीं बल्कि इग्रिस बैठा हुआ होता है। इग्रिस को देखकर सूहो सोचता है कि क्या वो बॉस है, वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसके बाद इग्रिस वहां से उठता है और अपनी सोर्ड लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। सूहो सोचता है कि मुझे पहले अटैक करना होगा, लेकिन इतने में इग्रिस उसके पास पहुंच जाता है और सूहो को एक झटके में ही खत्म कर देता है। तभी सूहो की आंखें खुलती हैं और वो चिल्लाते हुए उठता है और वो शुरुआत वाली जगह में पहुंच जाता है। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि मैं जिंदा हूँ। वो सोचता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो क्या मुझे फिर से इसी रास्ते पर जाना होगा। तभी वो देखता है कि यहाँ पहले 3 फ्लेम जल रही थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ही फ्लेम जल रही है और क्योंकि मेरा लेवल अब बढ़ चुका है इसीलिए मुझे अपने वेपन को बदलना चाहिए। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि अगर तीनों फ्लेम बुझ गई तो मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। सूहो एक बार फिर इग्रिस से हार जाता है और वापस उसी जगह में आता है और अब केवल एक ही फ्लेम जल रही थी। ये देखकर वो बहुत सैड होकर लोटपोट करने लगता है। सूहो समझ गया था कि वो ब्लैक नाइट बहुत पावरफुल है। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो यहाँ रखी इग्रिस की तरह सोर्ड को देखकर सोचता है कि वो यही वेपन यूज कर रहा था। इसके बाद सूहो बहुत सारे वेपन्स को अपने साथ रख लेता है और सोचता है कि मैं पहले अपना लेवल बढ़ाऊंगा और फिर उसका सामना करूंगा। सूहो के सामने फिर से वो स्टैचूज आ जाते हैं। सूहो सोचता है कि ये लोग भी बार बार रिवाइव हो रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास इन्फिनिट रिजेनरेशन है। सूहो एक बार फिर उन सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। वो सभी वेपन्स का यूज कर रहा था। सूहो का लेवल लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार सूहो जैसे ही उन सभी सोल्जर्स को खत्म करता है तभी नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है और तभी टाइटल क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद नोटिस आती है कि क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सूहो के एक्सेप्ट करते ही दोनों तरफ पोर्टल खुलते हैं और नोटिफिकेशन आती है कि टाइटल क्वेस्ट अब स्टार्ट होता है। आप कितने समय तक यहाँ टिके रहते हैं इसके बेस पर आप हाई क्लास टाइटल के लिए पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। टाइमर के चालू होते ही दोनों पोर्टल्स से कई तरह के पावरफुल सोल्जर्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सूहो बोलता है कि मैं मुश्किल में था क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। तभी मैजिकल सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सूहो वहां से जंप करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो सोल्जर्स चैंटिंग करते हुए आग का एक बवंडर बना देते हैं और उसे सूहो पर रिलीज करते हैं। सूहो इस अटैक को किसी तरह शील्ड से रोक लेता है। इसके बाद कुछ सोल्जर्स खुद का साइज बढ़ा लेते हैं। ये देखकर सूहो अपनी शील्ड फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ऐसी चीज की अब जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक सोर्ड से उस बड़े स्टैच्यू को खत्म कर देता है और उस सोर्ड को फेंककर दूसरे स्टैच्यू को खत्म करते हुए बोलता है कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एरो का यूज करते हुए कई स्टैच्यू को खत्म करके उसे भी फेंक देता है। इसके बाद वो एक सोल्जर के पीछे आता है और डैगर्स निकालकर उसे खत्म कर देता है और उन्हें भी फेंक देता है। सारे वेपन्स को फेंकने के बाद वो बोलता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि एक मर्द अपने हाथों से भी लड़ सकता है। वो सभी को खत्म करते हुए लेवल अप कर लेता है। इसके बाद नोटिस आती है कि प्लेयर के टेस्ट के बाद उसे उसके पॉइंट्स के हिसाब से टाइटल दिया जाएगा। आपकी फाइटिंग स्पिरिट ने सभी ट्रायल्स को पार कर लिया है। आपने अपनी पावर पर भरोसा रखा और बिना ट्रायल से डरे खुद को और भी बेहतर बनाते रहे। जिसके बाद सूहो के क्लास का नाम दिया जाता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट है। सूहो फाइट करता रहता है। आगे बढ़ने के साथ साथ
सूहो को पॉइंट्स मिल रहे थे। उसके पॉइंट्स लिमिट से ज्यादा हो गए थे और उसे मार्शल आर्टिस्ट से सोल स्ट्राइकर का टाइटल मिल जाता है। इसके अलावा सूहो लगातार फाइट करता रहता है और उसका लेवल बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसे नेकलेस ऑफ वॉचमैन, मेज की सबसे ज्यादा रैंक वाली रिंग और स्कॉचिंग गॉन्टलेट्स ऑफ फाइटिंग फैंटम मिलता है। इसके बाद वो एक बार फिर इग्रिस वाले रूम में जाता है। सूहो आते ही बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, लेकिन अब मेरी बारी है। सूहो संग का लेवल अब 70 हो चुका था। इग्रिस एक बार फिर अपनी लाइटनिंग सोर्ड उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। उसके सोर्ड की लाइटनिंग देखकर सूहो वहां से तुरंत हट जाता है। इस बार सूहो इग्रिस के अटैक से बच पा रहा था। इसके बाद वो गॉन्टलेट्स के साथ इग्रिस पर पावरफुल अटैक करता है, जिसे इग्रिस अपनी सोर्ड से रोकता है। इस अटैक से पूरा रूम डैमेज हो जाता है। इग्रिस और सूहो की अब खतरनाक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। सूहो समझ जाता है कि उसे हराने के लिए और भी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तभी इग्रिस की सोर्ड के अटैक से वो दूर जाकर पिलर से टकराता है। सूहो एक बार फिर फाइट करने लगता है। ये देखकर इग्रिस सोच रहा था कि क्या यही है यंग मोनार्क की पावर, जो अभी 100% पर भी नहीं पहुंची। उधर सूहो सोच रहा था कि मैं लेवल बढ़ने पर एक बात तो समझ चुका हूँ कि यह ब्लैक नाइट मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो पावरफुल है तो मैं भी वैसा ही हूँ। सूहो सोचता है कि मुझे लेवल 1 से ही एडिशन स्टैट्स मिले थे, जिसके चलते मैं हाई लेवल के सोल्जर को हरा पाया था, और जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे सभी स्टैट्स के भी लेवल्स अप हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे पास अब जो एडिशनल स्टैट्स पॉइंट्स हैं वो लेवल 70 से ज्यादा अच्छे हैं। ये लगभग 110 लेवल के बराबर होंगे। इसके बाद सूहो इग्रिस को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो पीछे हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि शैडो मोनार्क की एबिलिटी को यूज करने से सभी स्टेट्स पॉइंट्स 40 से बढ़ा दिए गए हैं। इग्रिस अब जैसे ही सूहो पर दोबारा अटैक करता है, सूहो उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि इग्रिस का बैंड बच जाता है। सूहो उसे मारते हुए पीछे ले जाता है और पावरफुल पंच से उड़ा देता है, और इस अटैक से इग्रिस की बॉडी खत्म होने लगती है। इग्रिस डिस्ट्रॉय होते हुए सोच रहा था कि इसके पास इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। इनेट माना और टैलेंट का जन्म तब होता है जब डिवाइन एग्जिस्टेंस के साथ मोनार्क की बॉडी जुड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि छोटे लॉर्ड इतनी सारी पावर्स रिलीज कर सकते हैं जबकि इन्हें सही से यूज करना भी नहीं आता। इसके बाद सूहो इग्रिस को अपनी खतरनाक पावर्स के साथ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और इग्रिस बोलता है कि यंग मोनार्क मैं हार गया। सूहो के इस पंच से इग्रिस के साथ ही उसकी सोर्ड भी धूल बनकर उड़ जाती है, जिसके बाद सूहो चिल्लाता है कि मैं जीत गया। उसके बहुत सारे लेवल्स अप हो जाते हैं और सूहो खुशी से नाचते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं उसके खिलाफ जीत गया। यहाँ पर आखिरकार सूहो अपने डैड के पहले टेस्ट को पास कर चुका था। तो जैसे ही सूहो इग्रिस वाले लेवल को पार करता है, तभी वहां एक और पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर सूहो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एग्जिट गेट सामने आ गया है, लेकिन जैसे ही सूहो पोर्टल के अंदर जाता है वो दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। ये लेवल डीमन कासल वाला एरिया है, जो असल दुनिया के टावर जैसे दिखता है। इसीलिए सूहो सोचता है कि ये तो सोंगपागु वाला टावर है, लेकिन ये टावर जल क्यों रहा है। तभी सूहो के सामने 3 सिर वाला डीमन आ जाता है। वो डीमन सूहो को देखकर रोर करने लगता है। सूहो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ आग में जलता हुआ एक स्टोन स्टेच्यू है। उसकी बात सुनकर उस मॉन्स्टर को पसीने आ जाते हैं। सूहो वहां से आगे बढ़ता है, जहां वो टावर के गेट के पास जाता है। वो गेट खोलता है और अंदर चला जाता है, जहां की दीवालों पर उड़ते हुए डीमंस के स्टैच्यूज थे। आगे बढ़ते ही यहाँ हम डीमन कैसल वाली सिटी को देखते हैं, जहाँ पूरा आसमान लाल था और पूरी सिटी आग में जल रही थी। जैसे जैसे सूहो फ्लोर में आगे बढ़ रहा था, उसका सामना यहाँ के अलग अलग डीमंस से हो रहा था। वो आसानी से सभी डीमंस को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बहुत तेजी और आसानी से फ्लोर को पार करते जा रहा था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब डीमंस इतने कमजोर क्यों हैं। वो सोचता है कि शायद मैंने अपना लेवल ब्लैक नाइट को हराने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया है। सूहो अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरी सिटी के डीमंस को हराते हुए 100वें लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है, उसके सामने रेडरू क्लैन की प्रिंसेस एसिल आ जाती है। सूहो को तुरंत लेवल पार करना था, इसीलिए वो सीधे एसिल पर अटैक कर देता है, लेकिन एसिल उसे रुकने के लिए कहती है और सूहो तुरंत खुद को रोक लेता है। एसिल उसे बोलती है कि तुम काफी सारी मुश्किलों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हो, तुम पिछली बार यहाँ नहीं आए थे। सूहो हैरान हो जाता है कि पिछली बार, इस बात का क्या मतलब है, लेकिन एसिल तुरंत इस बात को टाल देती है। इसके बाद एसिल बताती है कि मैं रेडरू क्लैन की बड़ी प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम एसिल है। लास्ट स्टेज में आपका स्वागत है। सूहो के पूछने पर एसिल बताती है कि यही एंड है। तभी वहाँ एक और पोर्टल खुलता है। सूहो पूछता है कि अगर ये एंड है तो फिर ये नया पोर्टल क्यों खुल गया। तब एसिल बताती है कि ये डीमन का महल नहीं है, ये एक गेट है जो दूसरे डिमेंशन में जाता है। सूहो सोचता है कि तो ऐसी चीजों को गेट बोलते हैं। इसके बाद सूहो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एसिल उसे खाना खाने के लिए रुकने को बोलती है। तब सूहो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि डीमंस क्या खाते हैं, लेकिन मैं अभी उस एज का नहीं हूँ कि शराब पी सकूं। मैं खाना अगली बार खाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। इसके बाद सूहो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा। एसिल गुस्से में मन में सोचती है कि मोनार्क वापस कभी नहीं मिलते हैं जब भी वे कहकर जाते हैं कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। वो जिन्वू के बारे में सोचती है कि 60 साल हो चुके हैं जब से उन्होंने डीमन कैसल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद सूहो एसिल से बोलता है कि तुम्हारा नाम
याद रखूंगा और हम फिर से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद एसिल भी उसे बाय बोल देती है। सूहो पोर्टल के अंदर जाते हुए सोच रहा था कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। सूहो जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है वो अगले लेवल पर पहुंच जाता है जो कि एंट कॉलोनी थी। यहाँ इतनी सारी एंट्स को सामने देखकर उसे पसीने आ जाते हैं। सूहो भागते हुए सोच रहा था कि ये बड़ी एंट्स यहाँ पर क्यों हैं। इसके बाद वो उनसे फाइट करने लगता है। उनसे फाइट करते हुए सूहो अब 94 लेवल पर पहुंच जाता है। उन सभी एंट्स को हराने के बाद उसे एक गेट दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है और सोचता है कि ये रूम ही इतना बड़ा है तो इस जगह का बॉस कितना बड़ा होगा। और तभी उसके सामने बेरू आता है। बेरू को देखकर सूहो सोचता है कि क्या ये अकेला ही यहाँ पर है। सूहो को देखकर बेरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो सालों बाद उससे मिला था। बेरू को रोते हुए देखकर सूहो हैरान था कि वो रो क्यों रहा है। इसके बाद बेरू बिना मन के रोते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों की फाइट अब स्टार्ट हो जाती है। बेरू उस पर अटैक करता है लेकिन सूहो तुरंत वहां से हटकर बेरू पर काउंटर अटैक करता है। बेरू आसानी से उसके अटैक से बचते हुए सूहो पर खतरनाक अटैक करता है लेकिन इससे पहले ही बेरू अपने हाथ को रोक लेता है क्योंकि वो सूहो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये देखकर सूहो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बेरू को आसानी से पंच कर देता है। बेरू एक बार फिर उस पर अटैक करते हुए रुक जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और सूहो उस पर अटैक करता रहता है। बेरू खुद को हील करता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अटैक करता है लेकिन सूहो नीचे झुक जाता है। बेरू लगातार खुद को होल्ड बैक करते हुए मार खाता रहता है। बेरू को होल्ड बैक करते और उसे रोते हुए देखकर सूहो भी हैरान था कि वो रोते हुए क्यों रुक जाता है। इसके बाद बेरू चिल्लाता है और अपने गार्ड को डाउन कर लेता है। बेरू नाटक करते हुए खुद ही गिर जाता है और अपने छोटे लॉर्ड के सामने हार मान लेता है। बेरू के हार मानते ही सूहो का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सूहो हैरान होकर सोचता है कि वो जीत के बहुत करीब था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक एंट जिसके पंख हैं और बहुत डरावना है लेकिन वो हिचकिचा रहा है। अटैक करने की बजाय उसने मुझे कई मौके दिए और इसी वजह से मैं उससे जीत पाया। सूहो देखता है कि उसकी बॉडी में काफी सारे डैमेज हुए हैं। तभी वहाँ एक और गेट खुल जाता है। सूहो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरा लेवल बढ़ेगा। लगता है कि इस बार सच में मैं घर वापस जा सकता हूँ। इसके बाद सूहो उस पोर्टल में चला जाता है लेकिन अंदर जाते ही वो वहाँ कई जायंट्स और मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखता है। सूहो उनसे फाइट करते हुए सोचता है कि लगता है ये सच में कभी खत्म नहीं होगा। सूहो अब 99 लेवल पर आ चुका था। इसके बाद सूहो उन जायंट्स के साथ खतरनाक फाइट करने लगता है। वो लगातार एक एक करके जायंट्स को खत्म कर रहा था और अपने लेवल को इंक्रीज करता जा रहा था। जायंट्स को खत्म करने के बाद सूहो के सामने ग्रीन ऑर्क्स आ जाते हैं जिसके बाद सूहो उनके साथ फाइट करने लगता है। सूहो के सामने अलग अलग तरह के ऑर्क्स आते जा रहे थे जो कि ड्रैगन्स पर सवार थे। अब वहाँ कई सारे ऑर्क्स ड्रैगन्स के साथ आ जाते हैं। इसके बाद सूहो जंप करते हुए हवा में आता है और एक ऑर्क को मारते हुए उसके ड्रैगन में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद सूहो ज्यादातर ऑर्क्स को आसानी से हरा देता है लेकिन तभी उसके सामने टाइटन्स की आर्मी भी आ जाती है। उन टाइटन्स का लीडर सूहो से बोलता है कि 30 साल बीत चुके हैं मुझे यहाँ रहते हुए। मुझे इस फॉर्म के साथ गेम में भाग लेने की इज्जत मिली है और तुम इस गेम में हो, इसका मतलब तुम्हें हमारे किंग पसंद करते हैं। तुम शायद छोटे मोनार्क होगे पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी पावर्स के सामने टिक पाओगे। तभी सूहो उसे पंच मारते हुए बोलता है कि तुमने अभी कुछ कहा क्या। इसके बाद सूहो वहाँ के सारे टाइटन्स पर एक साथ अटैक कर देता है और लीडर की अच्छे से कुटाई कर देता है। लेकिन तभी वहाँ अपनी स्टाफ लिए टस्क आ जाता है। टस्क सूहो को ग्रेविटी की पावर से नीचे गिरा देता है। सूहो ड्रैगन के ऊपर से नीचे गिर चुका था। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी भारी चीज से दबाया जा रहा हो। वो टस्क को देखते हुए सोचता है कि लगता है कि ये सब वही कर रहा है। तभी वहाँ 3 शैडो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो तीनों एक साथ सूहो पर अपनी फायर रिलीज करते हैं। लेकिन इससे पहले ही सूहो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उन तीनों शैडो मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। सूहो एक बार फिर हवा में जंप करते हुए ऑर्क्स को नीचे गिराकर उड़ने वाले शैडो मॉन्स्टर में खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं पहले उन्हें हराऊंगा जो ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूहो टस्क की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि टस्क ऑर्ब की पावर्स का यूज करते हुए सन की तरह आग का गोला क्रिएट कर चुका था। टस्क जैसे ही उसे सूहो पर रिलीज करता है सूहो तुरंत वहाँ से हट जाता है। टस्क के इस अटैक से वो आइलैंड बुरी तरह साफ हो जाता है जिसे देखकर सूहो के पसीने आ जाते हैं। इसके बाद टस्क बोलता है कि मेरे स्टाफ की वजह से मेरे धमाके और भी ज्यादा शानदार हो गए हैं और ये सुनकर सूहो की और भी फट जाती है। और तभी वहाँ टाइटन्स के लीडर के साथ दूसरे शैडो सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं और चारों तरफ से सूहो को घेर लेते हैं। टाइटन्स का लीडर मार खा चुका था इसीलिए वो गुस्से में बोलता है कि आप क्या सोचते थे कि ऐसे नॉर्मल अटैक से ही आप मुझे हरा पाएंगे। लेकिन तभी सूहो उसे एक बार फिर कूट देता है। तब टाइटन लीडर बोलता है कि हमारे किंग की आर्मी में शामिल होने के बाद पूरे समय सीक्रेटली कड़ी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तभी एक ड्रैगन सूहो पर अटैक कर देता है लेकिन सूहो उसके अटैक से बचते हुए उस ड्रैगन का काम खत्म कर देता है। इतनी बड़ी और पावरफुल शैडो आर्मी के सामने सूहो घिर चुका था। वो जानता था कि वो अपने करंट लेवल की स्टेमिना का यूज करके इन सबको नहीं हरा पाएगा। इसीलिए सूहो पूरी पावर्स के साथ अपने माना को रिलीज करता है जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिएक्शन कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बाद सूहो वहाँ के सभी सोल्जर्स को इतने अल्ट्रा फास्ट स्पीड से मल्टी पंच मारता है कि ऐसा लग रहा हो जैसे एक साथ लाखों पंचेस की बरसात शैडो सोल्जर्स पर की जा रही हो। ये पहली बार
बार है जब सूहो अपनी इनहेरिटेड शैडो मोनार्क की पावर्स को पूरी तरह से बाहर निकालता है। ये सिर्फ रॉ पावर नहीं थी, बल्कि इस मोमेंट पर उसकी फाइट इंस्टिंक्ट भी पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और उसके इस अटैक से सारे सोल्जर्स बिखर जाते हैं। टस्क अपने बैरियर का यूज करके इस अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी सूहो उसे फिर से खतरनाक पंच मारता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है। उस पर अटैक करते हुए सूहो सोचता है कि अगर ये उस एंट की जगह होता तो ये सच में बहुत बोरिंग होता। टस्क की पावर्स को देखकर सूहो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए बस यही कुछ है तो यहाँ से गायब हो जाओ। जिसके बाद सूहो उसे इतना खतरनाक पंच मारता है कि टस्क का काम तमाम हो जाता है और उसकी शैडो गायब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक और गेट खुलता है। सूहो सोचता है कि हालांकि मेरे स्टेट्स नहीं बढ़े, लेकिन मैं इन फाइट्स के चलते अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करने में माहिर हो गया हूँ। लेकिन तभी उस गेट से बेलियन आ जाता है। बेलियन को देखकर सूहो सोचता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, शायद ये पहले वाले एंट से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ सूहो को लगता है कि यही इन सब का बॉस होगा, इसीलिए वो बेलियन से पूछता है कि अब तक मैं तुम्हारी आर्मी के कितने हिस्से से फाइट कर चुका हूँ। तब बेलियन उसे बताता है कि अगर डीमन कासल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ जो सोल्जर्स इकट्ठे हुए हैं वो पूरी आर्मी के 3000वें में से सिर्फ एक हिस्सा है। ये सुनकर सूहो सोचता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी ये अभी पूरी आर्मी के 3000वें का केवल एक हिस्सा हुआ है। जिसके बाद सूहो खुद को तैयार करता है और बेलियन को लड़ने के लिए बोलता है। तब बेलियन सूहो के सामने झुकते हुए बोलता है कि आप सच में बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं वॉइस लॉर्ड। जिसके बाद बेलियन उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन सूहो नीचे झुक जाता है। सूहो बोलता है कि तुम लोग मुझे वॉइस लॉर्ड बोलते रहते हो, लेकिन ये वॉइस लॉर्ड क्या है? वो बेलियन पर अटैक करते हुए पूछता है कि क्या इसी वजह से मुझे इस दुनिया में खींचा गया है? सूहो गुस्से में बोलता है कि अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मुझे लॉर्ड बोलो, लेकिन मुझे वॉइस लॉर्ड क्यों बुलाया जा रहा है? इसके बाद सूहो बेलियन पर दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन बेलियन अपनी फ्लेक्सिबल सोर्ड को चाबुक की तरह यूज करते हुए सूहो को डैमेज कर देता है। बेलियन की सोर्ड देखकर सूहो हैरान हो जाता है। बेलियन लगातार सूहो पर अटैक करता रहता है और सूहो सिर्फ इन अटैक से बचने में लगा था। इसके बाद सूहो स्पीड से उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि क्या उसकी सोर्ड किसी तरह के जंजीर में बदल सकती है। सूहो उसकी सोर्ड को पकड़ते हुए बेलियन के पास पहुंच जाता है। सूहो उसके फेस में खतरनाक पंच मारता है, जिसे बेलियन आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद सूहो अपनी किक से उसके फेस में अटैक करता है, लेकिन बेलियन इसे भी रोक लेता है। जिसके बाद सूहो बेलियन के पैरों के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अपने फेस को बचाने के लिए दोनों हाथ यूज करते हो तो तुम्हारे पैर खुले रह जाएंगे। जिसके बाद सूहो उसके पैर में इतना पावरफुल पंच मारता है कि बेलियन वहां से दूर उड़ जाता है, यहाँ तक कि सारी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद बेलियन भी खुद ही हार मान लेता है। सूहो बेलियन से बोलता है कि मुझे पहले ही डाउट था कि तुम ऐसे ही गिरोगे, अगर हम लड़ते रहे तो शायद एक दिन लग जाएगा। इसके बाद सूहो बोलता है कि लगता है कि तुम इस जगह के मास्टर नहीं हो। जिसके बाद बेलियन अपनी सोर्ड जमीन में रखते हुए झुक जाता है। तभी सूहो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि वहां से उसे खतरनाक माना का तूफान फील होता है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद जिन्वू काइसेल के साथ आ चुका था। जिन्वू काइसेल से जंप करते हुए सीधे नीचे आ जाता है। जिन्वू के डैगर्स निकालते ही सूहो उसकी तरफ दौड़ता है। सूहो अपने पंच और जिन्वू अपने डैगर्स के साथ दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करते हैं। जिन्वू के अटैक से सूहो डैमेज हो जाता है। उसकी स्पीड के सामने सूहो अभी बहुत धीमा था। जिन्वू को इस तरह देखकर सूहो सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है। वो सच में शानदार है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि उसके हर अटैक भी काउंटरलेस होते हैं और हर एक अटैक टेक्निक से किया जा रहा है। जिन्वू लगातार उस पर अटैक कर रहा था, जिसे सूहो डॉज भी नहीं कर पा रहा था। सूहो सोचता है कि इतना पावरफुल होने से पहले ये कितना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता होगा और कितनी ही बार उसने जिंदगी और मौत का सामना किया होगा। इसके बाद सूहो खुद को संभालता है और बोलता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा। सूहो जिन्वू की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि मेरे पास जीतने का अभी भी एक चांस है। वो अपनी फुल पावर के साथ जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे हर जगह से डैमेज कर देता है। यहाँ तक कि सूहो के गांटलेट्स भी चूर चूर हो जाते हैं। उसे इस तरह से फाइट करते हुए देखकर सूहो सोचता है कि भले ही वो एक दुश्मन है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इसके बाद सूहो एक बार फिर अपना माना रिलीज करता है और जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू घूमकर वहां से साइड हट जाता है और उसके सिर में हाथ रखकर बोलता है कि क्या तुम्हें गेम में मजा आया? तुमने बहुत अच्छा किया। जिन्वू की आवाज सुनकर सूहो अपने डैड को पहचान लेता है और जैसे ही जिन्वू बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, सूहो को पसीने आ जाते हैं और वो वहां से भागने लगता है। जिसके बाद जिन्वू इस गेम को खत्म कर देता है और सूहो रियलिटी में वापस उसी स्कूल में लौट आता है और उसकी पावर्स वापस ले ली जाती है। यहाँ सूहो सोचता है कि मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत ही अजीब सपना है। तभी वहाँ एक लड़की आकर बोलती है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना है, मुझे क्लासरूम को लॉक करना है। जिसके बाद सूहो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद इसी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर हम जिन्वू बेरू
बेरू और इग्रिस को देखते हैं, जहां जिन्वू बोलता है कि रेस्ट एरिया के अंदर छोड़े हुए आर्किटेक्ट का रिमेन्स इतना यूजफुल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग, क्या आप अभी भी छोटे लॉर्ड को उनकी पावर्स वापस नहीं लौटाएंगे? पहले भी ऐसे टेस्ट कई बार किए गए हैं लेकिन कभी भी वो यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो पक्का क्वालिफाइड हो गए होंगे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी पावर्स पर भरोसा करता और अकेले ही ड्रैगन आर्मी से लड़ने जाता तो शायद ही मैं जीत पाता। जिन्वू बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, जब तक जीत की गारंटी नहीं है उसे भागने भी आना चाहिए। बिना किसी का हिसाब लगाए दुश्मन पर बिना सोचे अटैक करना ये सिर्फ लापरवाही की हिम्मत है। इसीलिए अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन एक दिन वो सीख जाएगा कि कैसे अपनी पावर्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। बेरू समझ जाता है कि इसका मतलब उसे अभी भी सूहो से दूर रहना पड़ेगा। बेरू सूहो की बचपन वाली ड्राइंग देखकर एक बार फिर रोने लगता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और हमें कुछ न्यूज बताई जाती हैं जहां क्रिमिनल डोंगसू ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी न्यूज लाइव थी जिसमें संग इल्हान अपने मेंबर्स के साथ जंगल की एक बड़ी आग को बुझा चुके थे। इल्हान को देखकर बेक हैरान था कि इतनी बड़ी आग बुझाने के बावजूद वो जरा भी नहीं थके। इसके बाद हम जिन्हो को अपनी खुद की गेम कंपनी के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। अंदर जाते ही वो खुशी से सबको बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं डैड बनने वाला हूँ। दरअसल जिन्हो जिन्वू की बहन जिन्हा के साथ शादी कर चुका है। ऑफिस के सभी लोग जिन्हो को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद वो सबको बताता है कि हमारी कंपनी के लिए हमें एक इन्वेस्टर मिल चुका है। चोई जोंगिन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। जिन्हो के लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने का आर्टिकल भी छपता है। इसके बाद हम जिन्हो के डैड को देखते हैं जो अपने बेटे का आर्टिकल पढ़ रहा था। वो खुश होते हुए सोच रहा था कि मैं जल्द ही अपने पोते को देखना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम आसमान में एक बहुत बड़े गेट को देखते हैं। ये गेट इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को घेर कर रखा था। स्कूल में ये गेट सूहो को भी दिखाई देता है। इसके बाद हम आसमान में काइसेल को उड़ते हुए देखते हैं जिसमें जिन्वू के साथ चाहे भी थी। चाहे बोलती है कि बहुत समय हो गए मुझे ये नजारा देखे हुए। जिन्वू चाहे को एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, जिसके बाद चाहे बोलती है कि तुम जल्दी घर वापस आ जाना। जिन्वू उसे प्रॉमिस करता है और चाहे को काइसेल के साथ घर भेज देता है और वो खुद उस गेट के पास पहुंच जाता है। उस गेट से जिन्वू को दूसरी दुनिया का माना फील हो रहा था। जिन्वू सोचता है कि ऐसे बीइंग जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो अपनी पावर से दूसरे वर्ल्ड की खतरनाक चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि शैडो मोनार्क की पावर्स बाहरी गॉड्स को पृथ्वी की तरफ खींच रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ सोलो लेवलिंग का सफर यहीं पर खत्म होता है।